तो आई होप सो यहाँ भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब क्या आता है, एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, कि जो एजुकेशन है वो ह्यूमन कैपिटल के लिए बहुत ज़रूरी है। अब क्यों भाई? क्योंकि एजुकेशन, मैंने शुरुआत में बताया कि वो स्कूल कॉलेज इंप्रूव करता है, नॉलेज करता है, स्किल करता है। तो अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है तो वो उसी तरीके से वर्ल्ड में स्प्रेड कर सकता है। तो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया हैज़ नॉट बीन सो इंकरेजिंग। हमारे देश में इसी वजह से एक सोशल डिस्पैरिटी है और हमारे देश में उस तरीके का इंकरेजमेंट लोगों को नहीं दिया जाता। इवन लिटरेसी रेट ऑफ द कंट्रीज कंटिन्यू वेरी लो। और हमारे देश में जो लिटरेसी रेट है, मतलब पढ़ने का जो दर है, वो अभी भी कम है। मतलब लिटरेसी रेट क्या है? लो है हमारे देश में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के बावजूद भी ये हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू सेंसस, अगर 2011 के सेंसस से देखा जाए तो बेयरली 74.04% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट, कि हमारे देश में क्या है कि 74.04% 2011 के सेंसस के हिसाब से 74.4% लोग क्या हैं कि हमारे देश में जो है वो लिटरेट हैं। एंड 90 to 95% लिटरेसी रेट इन डेवलप्ड कंट्रीज। और जो डेवलप्ड इकोनॉमी में, क्योंकि हम लोग क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, क्या है हम लोग, डेवलपिंग इकोनॉमीज है। लेकिन डेवलप्ड इकोनॉमीज में क्या कि 90 to 95% है। तो एजुकेशन को एक की एलिमेंट माना गया है कि रिसोर्स डेवलपमेंट का ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई होप सो यहाँ थोड़ा सा पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद क्या होता है, जो एजुकेशन और जो लिटरेसी वो दोनों अलग अलग शब्द हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कि एजुकेशन अलग शब्द होता है, लिटरेसी अलग शब्द होता है, ये कोई आइडेंटिकल शब्द नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कन्फ्यूजन करते हैं कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड लिटरेसी। ये पहली बात क्या है कि ये आइडेंटिकल नहीं है, दोनों एक समान नहीं है। एजुकेशन इज मच वाइडर कॉन्सेप्ट देन लिटरेसी। क्या लिटरेसी से ज़्यादा बड़ा टर्म है, मतलब क्या, लिटरेसी एक छोटा टर्म है और जो एक बोला जाए कि एजुकेशन है वो क्या है, वाइडर टर्म है। जो एजुकेशन है वो वाइडर टर्म है, ठीक है। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो लिटरेसी जस्ट रेफर्स टू द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, कि लिटरेसी का मतलब क्या होता है, अगर आपको लिखना और पढ़ना आ गया, इसका मतलब क्या हो गए, आप लिटरेट हो गए। क्या हो गए, लिटरेट हो गए। एक बार आपको लिखना और पढ़ना आ गया तो आप क्या माने जाते हैं, लिटरेट। ऑन द अदर हैंड एजुकेशन क्या बोला गया, इनकॉम्पासेस अ 3 पैरामीटर, मतलब प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड टर्सरी एंड हायर एजुकेशन। कि जो एजुकेशन हो रहा है उसमें प्राइमरी एजुकेशन है, आप सेकेंडरी एजुकेशन ले रहे हैं, फिर टर्सरी एजुकेशन ले रहे हैं। वेल ऑल एजुकेटेड पीपल्स आर लिटरेट, लेकिन ऑल एजुकेटेड पीपल्स क्या होते हैं, लिटरेट होते हैं। एंड ऑल लिटरेट पीपल आर नॉट नेसेसरली बीन एजुकेटेड। याद रखना है कि जो जितने भी एजुकेटेड पीपल रहते हैं, जितने भी, वो क्या एक तरीके से लिटरेट माने जाते हैं, कि वो पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे बोलते हैं ना, पढ़ा लिखा, तो हम लोग बोलेंगे एजुकेट नहीं, लिटरेट पर्सन है। लेकिन अगर वो पूरे अच्छे तरीके से हायर एजुकेशन लिया है, एलिमेंट्री एजुकेशन लिया है और सेकेंडरी एजुकेशन लिया है, प्राइमरी एजुकेशन लिया है और वो कुछ काम कर रहा है, इसका मतलब क्या, उसकी एजुकेशन अच्छी है, मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से फल फूल रहा है। तो एजुकेशन एक वाइडर टर्म है और जो जितने लोग एजुकेट होते हैं वो लिटरेट कहलाते हैं, लेकिन लिटरेट लोग एजुकेटेड नहीं कहलाएंगे, मतलब लिटरेट लोग एजुकेटेड नहीं कहलाएंगे। तो आई होप सो इसके बारे में बहुत आपको कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर नहीं होगा तो वो एक बार कंप्लीट क्लियरेंस हो गई होगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, फटाफट जान लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ऑब्जेक्टिव है। एजुकेशन प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है, डेवलप करता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, ठीक है। इट फैसिलिटेट द अदर नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स, के हम लोग नेचुरल रिसोर्स कोल वगैरह सही तरीके से कैसे इस्तेमाल कर पाएँ और कंट्री के ऑल रीजन में, और ताकि उसके डेवलपमेंट को उसी तरीके से ले सके। मतलब एक तरीके से सीढ़ी के तरह काम करता है ताकि वो एक अचीवमेंट के रूप में कैसे साबित हो पाए। एक्सपेंड द मेंटल हॉरिजन, मतलब उसके माइंडसेट को भी इम्प्रूव करता है एजुकेशन, है कि नहीं, क्योंकि अलग अलग चीज़ें पढ़ता है। इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू अ ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है और ज़्यादातर वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करके। प्रमोट अ कल्चर स्टैंडर्ड ऑफ द सिटीजन, की कल्चरल स्टैंडर्ड वो बढ़ाता है। टू डेवलप अ ह्यूमन पर्सनालिटी, और ह्यूमन के पर्सनालिटी को भी डेवलपता है, मतलब वो डेवलप करता है कि वो इंसान किस तरीके से समाज में अपनी एक तरीके से पर्सनालिटी को डील कर पाए। तो पर्सनालिटी को बढ़ाने में भी काम करता है कौन, कि वो इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव एजुकेशन। तो आई होप सो ये चीज़ भी क्लियर होगा। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, थोड़ा सा पढ़ते जाना है, ठीक है। ज़्यादा तवज्जो देना है तो दीजिए, नहीं देना है तब भी थोड़ा सा देना ही पड़ेगा ठीक है। नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कि गवर्नमेंट का दखल अंदाजी क्यों ज़रूरत है या क्यों ज़रूरी है एजुकेशन और हेल्थ में।
क्यों? क्योंकि दिस सेक्टर नीड ए ह्यूज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट मांगता है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करे एंड अ वेरी हाई फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, एक फिक्स्ड एक्सपेंडिचर दिया जाए, फिक्स्ड खर्चा दिया जाए ताकि इसको डेवलप किया जाए। ठीक है, डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट अ प्राइवेट इन्वेस्टर की ज़्यादा, देखो प्राइवेट इन्वेस्टर क्या करता है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल रहता है वो ज़्यादा चार्ज करता है कि नहीं, आपको इलाज करने के लिए जो भी चार्ज होगा वो हायर चार्ज करेगा। क्यों भाई? क्योंकि वो अपनी मेहनत का पैसा बनाया है, तो उसमें भी उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को ज़्यादा इंटरवेन करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो इन्वेस्ट कर सके एजुकेशन पर और हेल्थ पर, और जो भी पुअर पीपल है वो अच्छे तरीके से कर सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये सब सारी चीज़ें कर सकती हैं। Poor in the poor people in a poor country like us cannot afford a high price of education or health। और हमारे देश में जो गरीबी इतनी है, तो इसकी वजह से हाई प्राइस ऑफ एजुकेशन और हेल्थ हमारे देश अफोर्ड नहीं कर सकती है। ठीक है, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैव ऑफ दिस सर्विस आर अनअवेयर अबाउट अ क्वालिटी एंड अ कॉस्ट ऑफ दिस, कि वो इंडिविजुअल कंज्यूमर रहते हैं, वो अवेयरनेस नहीं रहता, तो अवेयरनेस क्रिएट करने की बात है। इसीलिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू इंश्योर अ सर्विस प्रोवाइडर के, एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में गवर्नमेंट इंटरवीन करे और काम करे। अवेन अगर एजुकेशन और हेल्थ केयर अगर अच्छे तरीके से सरकार दे दे, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट दे दे, एक बेसिक एजुकेशन तो दिया ही जाता है, लेकिन फ्री कॉस्ट कर दिया जाए या एक लोअर कॉस्ट पर ला दिया जाए, तो वो कंट्री के लिए क्या होगा? एक डेवलपमेंट साबित होगा, और ये एक पीपल्स के, एक ह्यूमन कैपिटल को डेवलपमेंट करने का काम करेगा, और ताकि वो क्या कर सके, फिर गवर्नमेंट भी उसी तरीके से अपनी कंट्री के जीडीपी में ग्रोथ भी देख पाएगा। ठीक है, कि किस तरीके से ग्रोथ हो पा रहा है, क्योंकि आप ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर रहे हैं। एक बार आपने ह्यूमन कैपिटल को फॉर्मेशन कर दिया, तो वो क्या होगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। तो भारत सरकार का एक्सपेंडिचर क्या रहा है एजुकेशन पर, वो देख लेते हैं अभी तक कि जनरली कितना रहा है। तो अगर 1964 टू 1906 का देखा जाए कि एक एजुकेशन कमीशन बनाया गया था, उन्होंने रिकमेंड करा था कि 6% एजुकेशन पर, मतलब जितना भी भारत सरकार पैसा खर्च करती है, मतलब मान लेते हैं कि जीडीपी अगर 100 करोड़ का है, 100 करोड़ हमारे देश का टोटल इनकम है, तो उसका इनकम में से 6% जो होगा वो हमें कहाँ खर्चा करना चाहिए था? एजुकेशन पर। ये 1964 टू 1966। फिर 1999 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट करा तपस मजूमदार कमेटी, विच एस्टिमेटेड द गवर्नमेंट शुड इंकर 1.37 लाख करोड़ ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, कि 10 साल में, कि 1998 टू 1999 टू 2006 और 7 तक, ताकि ये एजुकेशन पर खर्च करना चाहिए इतना करोड़, ताकि जो चिल्ड्रंस हैं वो एज ग्रुप 6 टू 14 ईयर्स वो एजुकेट कर पाएँ और उनको कवर अप कर पाएँ, जो बच्चे नहीं हो पाए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट देकर सारे बच्चों को एजुकेट कर कर। ठीक है, इन रिसेंट ईयर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट हैज बीन स्पेंडिंग अ लिटिल ओवर 4%, कि अभी अगर करंट ईयर में देखा जाए तो 4% भारत सरकार क्या कर रही है? खर्च कर रही है। ठीक है, वो अभी भी क्या है कि उतना काफ़ी नहीं है एजुकेशन के लिए, क्योंकि यार आपका कंट्री का बेसिक एजुकेशन ही है आपका क्या, कि बेसिक चीज़ है क्या? एजुकेशन, कि एजुकेट करिए भाई, एजुकेट करिए, तब ना वो एक तरीके से एक अच्छा देश बन पाएगा। तो ड्यूरिंग 1950 टू 2014 अगर देखा जाए कि 1952 से लेकर 2014 तक, तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है 7.92% टू 15.7%, कि इतना इंक्रीज किया है। वेल एजुकेशन एक्सपेंडिचर इज फ्रॉम 0.6 टू 4.31%। ठीक है, तो हमारे देश में ये एजुकेशन का एक्सपेंडिचर किया गया है इतने में। 2016 और 17 में एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन शोड अ मिरेकल इंक्रीज इन 4.38। अगर 2016 और 17 में देखा जाए तो 4% से इंक्रीज होकर 4.38 किया गया है। तो हम लोगों को और इसी तरीके से करते रहना चाहिए ताकि हमारा डेवलपमेंट और होता चला जाए। तो ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, अब इसमें 3 चीज़ नोट करके आती हैं जो इम्पोर्टेंट है। अगर 2016 और 17 में बात किया जाए तो 49.68% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, वाइल द शेयर ऑफ टर्सरी सेक्टर ऑफ कॉलेज इज 12. आप सोचो यार कि एलिमेंट्री एजुकेशन पर जितने भी अगर 100 लोग हैं तो वो 50 लोग एलिमेंट्री एजुकेशन तक जाते हैं, लेकिन उसके बाद 12.7% मतलब 13% के आसपास आगे हायर एजुकेशन के लिए जा पाते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों को एक प्रोग्राम वगैरह फिटअप करना पड़ेगा सरकार को, ताकि वो टर्सरी एजुकेशन पर हायर कंपेयर्ड जो एलिमेंट्री एजुकेशन जो लोग ले रहे हैं उनको हायर एजुकेशन ले उनका। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक थोड़ा सा एक्सपेंडिचर लेवल बढ़ाए। दूसरा क्या, द स्टेट ऑफ इंडिया शोज द वेरिएशन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड। बहुत सारे कंट्री बोल रहे हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं
जो कि अपने देश में अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश इंकर्ड हाईएस्ट एक्सपेंडिचर ऑन, हिमाचल प्रदेश क्या करता है, हिमाचल प्रदेश की सरकार 2014 और 15 में हाईएस्ट एक्सपेंडिचर किया गया उनके द्वारा एजुकेशन पर, ठीक है। और वो क्या करेगा, एजुकेशन करेगा, तो वह हिमाचल प्रदेश का जो भी लोग रहेगा वो ज़्यादा एजुकेट होगा। और लोवेस्ट एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय बिहार, और बिहार इतनी बड़ी यार सॉरी बार बार मैं देश बोल दे रहा हूँ, इतनी बड़ी राज्य में, इतनी बड़ी स्टेट्स में बिहार क्या है कि सबसे कम पैसा खर्चा किया जा रहा है एक्सपेंडिचर पर। तो ये एक एजुकेशन अपॉर्चुनिटी किस तरीके से बढ़ाया जाए स्टेट्स में भी, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई होप सो ये भी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। नोट 3 में कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है, अगर देखा जाए 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एन एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, कि 2009 में फंडामेंटल राइट बनाया गया कि एक अधिकार है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको एक कंपलसरी राइट है, राइट टू एजुकेशन के हिसाब, राइट टू एजुकेशन में कि आपको एक अधिकार है कि आप आके 6 से 14 साल तक आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा सा गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप के थ्रू आप आगे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है। तो यहाँ टू कोप अप द कॉन्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर द गवर्नमेंट स्टार्टेड लेविंग अ 2% परसेंटेज सेस ऑन ऑल यूनियन टैक्सेस। इसीलिए इसी को देखते हुए कि और किस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, तो 2% सेस लेने लगा यूनियन गवर्नमेंट। अब सेस मतलब क्या होता है, सेस मतलब होता है कि अगर कोई टैक्स दे रहे हैं आप और वो टैक्स के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, मतलब आप 10% टैक्स पहले से दे रहे हैं, उसके बाद 2% आपको और अलग से टैक्स देना पड़ेगा एज ए एजुकेशन की, मतलब उससे उस पैसे को एजुकेशन में खर्च किया जाएगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं सेस। मतलब कि टैक्स के ऊपर अगर टैक्स लगाया जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सेस। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है जो कि हमारा राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद आता है कि कितना खर्चा करना चाहिए, हाउ हु स्पेंड एजुकेशन ऑन एजुकेशन एंड हाउ मच, कितना एक्सपेंड कर रहा है, कौन कर रहा है। तो स्टेट सरकार की बात की जाए तो स्टेट स्पेंडिंग 10 to 30% ऑफ द टोटल एनुअल बजट, कि जितना भी एनुअल बजट है उसका 10 से 30% वो क्या है, स्टेट सरकार खर्चा करती है। स्टेट गवर्नमेंट बजट अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 74% ऑफ टोटल एजुकेशन बजट फॉर द इंडिया। यही बोला जा रहा है कि 10 से 30% तक वो खर्चा करती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट 45,000 करोड़ एनुअली, नियरली 3% ऑफ टोटल एनुअल बजट, कि जितना भी एनुअल बजट आता है, जैसे 1 फरवरी को आज मैं आप ये मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं क्या कि जो एनुअल है, जो एनुअल बजट है, क्या है, एनुअल जो बजट है उसमें 45,000 करोड़ जो 3% के आसपास है, लेकिन बोला कितना गया था, 6% के आसपास, लेकिन 3% के आसपास खर्चा किया जा रहा है। टोटल परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर टू 80 to 90%, ताकि स्टेट और एज वेल एज कि 80 to 90% लोगों को अच्छे से एजुकेशन मिल सके। द पेरेंट्स बाय द वे ऑफ फीस फॉर द चिल्ड्रन, पेरेंट्स 4 से 5% कर रहे हैं, 80 से 90% तो कौन, स्टेट और गवर्नमेंट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। 4 से 5% बच्चे पेरेंट्स खुद करते हैं। फिर प्राइवेट ट्रस्ट 7% करता है, और इंडोमेंट मतलब कुछ अब दान वगैरह या आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिलकर आपको 3% या एजुकेशन लोन्स वगैरह लेके इतना चीज़ आपका कंटेंट, मतलब इसी तरीके से 100% दिया जाता है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस पेरेंट्स प्लस प्राइवेट ट्रस्ट प्लस इंडोमेंट, तो ये सब सारा मिलकर हमारे देश में इतना पैसा खर्च होता है एजुकेशन पर। तो आई होप सो ये चीज़ आपको पता चल गया होगा एजुकेशनल फाइनेंस के बारे में। अब गवर्नमेंट का भी कुछ इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रोवाइड करता है बहुत अच्छा फैसिलिटी, जैसे अगर बोला जाए जो रेगुलेट करता है एजुकेशन सेक्टर को, जैसे एनसीईआरटी बुक जो हम लोग पढ़ते हैं सीबीएसई में, वो क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इट्स बेसिकली डिजाइनिंग द टेक्स्ट मटेरियल, ये टेक्स्ट मटेरियल डिजाइन करता है कि सेकेंडरी लेवल पर, मतलब 11th-12th के लिए, मतलब 10th 11th 12th के लिए, है कि नहीं, 10th 11th और 12th के लिए खास करके, इसके पहले भी मतलब 7 8 और 9 के लिए भी डिजाइन किया जाता है। तो मतलब कि एनसीईआरटी क्या करता है, टेक्स्ट बुक डिजाइन करता है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या करता है, इट इज प्राइमरली फंडिंग द अथॉरिटी फॉर एजुकेशन, फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कि लोग यूनिवर्सिटी में एजुकेट हो पाए, तो ये फंड प्रोवाइड करता है किसको, यूनिवर्सिटी को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और रूल्स एंड रेगुलेशन भी यही प्रोवाइड करता है। जैसे आरबीआई है कि नहीं, आरबीआई किसके लिए रूल्स बनाता है, बैंक के लिए। सेम उसी तरीके से सारे यूनिवर्सिटी के लिए जो हमारे देश में रजिस्टर्ड है, वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल नॉलेज, इट इन्फोर्स द रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग अ टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग इन एजुकेशन, कि जितने भी टेक्निकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कौन प्रोवाइड करता है रूल्स एंड रेगुलेशन, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ICMR क्या होता है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इट इन्फोर्सेस द रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू द एजुकेशनल एंड हेल्थ रिसोर्स
इन अ हेल्थ सेक्टर। और हेल्थ सेक्टर में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लाया जाता है कि एम्स कहाँ बैठाया जाए, कौन कौन से हॉस्पिटल में किस तरीके से काम करेगा, डॉक्टर किस तरीके से काम करेगा, तो वो सब सारी चीज़ें क्या है कि एम्स वगैरह देखता है। और वो किसके अंदर आता है, ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये हमारे देश में रिसर्च वगैरह पूरा अच्छे तरीके से कर कर आगे लेकर चला जाता है। तो ये सब सारे हैं जो एजुकेशन और हेल्थ पर फोकस करके, तो ये सब सारे जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो हमारे देश में एज अ इन्फोर्समेंट काम करते हैं। हमारे देश में जो एलिमेंट्री एजुकेशन, अब देख लेते हैं कि क्या क्या अचीवमेंट रहा है हमारे देश में एजुकेशन सेक्टर पर। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर, तो एलिमेंट्री एजुकेशन कवर्स क्या करता है, 1 से 8वीं क्लास तक बच्चों के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन। तो खास करके 97% ऑफ द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स हैज बीन रिसीविंग अ एजुकेशन इन द स्कूल, कि 97% बच्चों को आज के दौर में क्या हो रहा है कि उनको एजुकेशन मिल रहा है। अगर 2011-12 के हिसाब से देखा जाए, 1 से 8वीं क्लास तक तो लगभग सारे बच्चे हमारे देश के पढ़ते हैं। तो वेरियस प्रोग्राम्स भी चलाया गया है, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील दिया जाता है सरकारी स्कूल में, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम चलाया जाता है, राइट टू एजुकेशन दिया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन है कि आप लोगों को पढ़ने का अधिकार है, इससे कोई आप लोग को रोक नहीं सकता है। यहाँ तक कि माँ बाप भी रोक नहीं सकते हैं, अगर माँ बाप अगर रोकते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी करवाई जा सकती है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री एजुकेशन हो गया। तो एलिमेंट्री एजुकेशन कौन कौन से क्लास तक आता है, 1 से 8वीं क्लास तक। अब आता है क्या सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अगर बोला जाए तो नियरली नवोदय स्कूल जो आता है, केंद्रीय विद्यालय आता है जिसको हम लोग केवी बोलते हैं, नवोदय विद्यालय होता है, वो की रोल प्ले करता है, जहाँ पर सेकेंडरी और सीनियर स्कूल मतलब 9 to 12 का जो पढ़ाई होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर स्कूल्स रोज फ्रॉम 2.12 लाख टू 482 मतलब 482 लाख, इतने एजुकेशन इंस्टीट्यूट धीरे धीरे बढ़ते चले गए हैं। मतलब समझ रहे हैं कि हमारे देश में बच्चे भी बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एजुकेशन भी बढ़ रहा है। तो ये एक अचीवमेंट है कि हम लोगों ने केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय बहुत अच्छे तरीके से सेटअप करके रखा है। अब हायर एजुकेशन की बात की जाए तो हायर एजुकेशन, तो नंबर ऑफ गेटिंग द हायर एजुकेशन इज अबाउट 130 लाख, कि 130 लाख इतने क्या कि लोग हमारे देश में हायर एजुकेशन को अचीव कर रहे हैं। और देयर आर 665 यूनिवर्सिटीज हमारे देश में हैं। और अगर कॉलेजेस, नंबर ऑफ कॉलेजेस इम्पार्टिंग है जनरल एजुकेशन, कॉलेजेस को देखा जाए तो 35,829 मतलब 35,829 कॉलेजेस हैं। तो ये सब सारे हायर एजुकेशन के लिए बनाए गए हैं, जो यूजीसी वगैरह सारा चीज़ देखता है। इन एडिशन अगर देखा जाए सिंस इंडिपेंडेंस से, तो हम लोगों ने बहुत सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज भी, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज पर फोकस करा है, रिसर्च सेंटर पर। इसीलिए तो हम लोग आज आईटी हब है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब माना जाता है हमारे देश को। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे अच्छे तरीके से रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बनाया, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, प्लेइंग अ प्रोमिनेंट रोल। ये सारे प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहे हैं ताकि एजुकेशन को और अच्छा से हमारे देश में किया जाए। तो अगर 1951 में बात किया जाए तो 18.33% ऑफ टोटल पॉपुलेशन वाज लिटरेट, लेकिन 2011 में कितने लोग, 74.04%। मतलब अगर 2051 सॉरी यार, ठीक है थोड़ा सा हो जाता है। तो 1951 में 18.3% एजुकेटेड थे हमारे देश में, लेकिन वही 2011-12 में 74% होकर आ गया था। ठीक है, तो आई होप सो ये भी चीज़ क्लियर होगा। अब एजुकेशन इज स्टिल अ चैलेंज, एजुकेशन अभी भी एक हमारे लिए चैलेंज है, क्योंकि फोकस ऑन एजुकेशन वाज ट्रेमेंडसली इंक्रीज ओवर अ टाइम, इंक्रीज हुआ है लेकिन इंकरेजिंग है। नियरली 96.75% ना गोइंग टू स्कूल, मतलब जो लोग पहले मतलब बाहर में खेलते रहते थे, जाते थे नहीं स्कूल, तो अब 97% के आसपास बच्चे क्या हो रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं और कंपलसरी एजुकेशन ले रहे हैं। और सर्वे के अनुसार अगर देखा जाए, सर्वे बाय द चाइल्ड राइट ऑफ यू मतलब क्राई के थ्रू देखा जाए, तो उन्होंने बोला है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, बर्थ सर्टिफिकेट एंड प्रूफ रेसिडेंस, द चिल्ड्रन रिफ्यूज ऑफ एडमिशन ऑफ द चाइल्ड राइट फॉर यू। मतलब समझ में कि जो चिल्ड्रंस है वो कंटिन्यू टू बी रिफ्यूज एडमिशन, कि उनका जो एडमिशन होता है वो रिफ्यूज कर दिया जाता है, किसकी वजह से, डॉक्यूमेंटेशन की वजह से भी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ये डॉक्यूमेंटेशन भी हम लोगों को थोड़ा सा लिबर्टी के वे में, और जब से वो डिजिटलाइज हुआ है आधार कार्ड वगैरह, तब से थोड़ा सा आसान हो गया है। तो इसको किस तरीके से हम लोग और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और इसी तरीके से, तो ये क्राई का रिपोर्ट था कि भाई डॉक्यूमेंटेशन की वजह से भी मतलब जो प्रूफ नहीं मिल रहा रेसिडेंसी का, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो उसका एडमिशन नहीं मिलता है। तो ये नहीं होना चाहिए। एक एजुकेशन लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन की क्या ज़रूरत है, लेकिन
एक ये भी चीज़ देखकर भारत सरकार को चलना पड़ेगा। सम चैलेंजेस है। अब क्या क्या चैलेंजेस है? लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स है। हमारे देश में प्रेजेंटली 36 करोड़ पीपल एस्टिमेटेड टू बी इलिटरेट। हमारे देश में जो 36 करोड़ लोग हैं उन्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, मतलब रीड और राइट नहीं आता है। तो ये चीज़ एक प्रॉब्लम है। इनएडिक्वेट वोकलाइजेशन, मतलब क्या कोर्सेज वगैरह जो वोकलाइजेशन कोर्स होता है, वोकेशनल कोर्स होता है, वो वोकेशनल कोर्स हम लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड हो। तो यहाँ बोला जा रहा है 2011 और 12 के हिसाब से, एनएसएसओ के डेटा के हिसाब से, द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द ग्रेजुएट यूथ of the rural is 19%, while that in the rural population urban is 16%। कि अगर ग्रेजुएट की बात की जाए तो रूरल पॉपुलेशन में, जो रूरल इंडिया में है, जो गाँव में है, वो 19% लोग हैं जो ग्रेजुएट होकर भी बेरोजगार हैं, ठीक है, और 16% लोग अर्बन में हैं जो ग्रेजुएट होकर बेरोजगार हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रहा होगा, आई होप सो। ठीक है, इसी तरीके से बने रहिए। थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लीजिए भाई, अब क्या करें। द सिचुएशन इज मोर ग्रीम इन द केस ऑफ फीमेल ग्रेजुएट्स। फीमेल ग्रेजुएट में थोड़ा सा और हालत खराब है। 30% ऑफ फीमेल ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयड। सोचो कि 30% जो ग्रेजुएट वुमेन्स हैं उनकी शादी वादी हो जाती है भाई, तो वो अपने अच्छे तरीके से काम वगैरह नहीं कर पाते, एम्प्लॉयमेंट वगैरह। तो ये चैलेंजेस हैं। इसके बाद क्या चैलेंजेस है? जेंडर बायसनेस, कि हम लोग बहुत मेल फीमेल करते रहते हैं समाज में, है कि नहीं, जेंडर बायसनेस करते हैं। तो इनरोलमेंट रेशियो है हमारा, ड्रॉप आउट रेशियो ज़्यादा है। अगर बोला जाए फीमेल का, कि फीमेल को पढ़ाई लिखाई बहुत जल्दी छुड़वा दिया जाता है, मेल को भाई ज़मीन बेच कर भी पढ़ा दिया जाता है कि नहीं कभी कभी, या उनको ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। तो ये जेंडर जो बायसनेस है वो कम हो, तो ये भी आज चैलेंजेस है गवर्नमेंट के सामने। ठीक है, लो रूरल एक्सेस लेवल, की रूरल, हमारे रूरल पॉपुलेशन में जो एक्सेस लेवल है एजुकेशन और हेल्थ का, वो हमें बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो अच्छे तरीके से अर्बन के कंपेयर में थोड़ा सा कंपैरिजन आ सके और वहाँ भी वो अच्छे तरीके से पढ़ लिख सकें। प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, देयर इज अ ग्रोइंग ट्रेंड इन द टुवर्ड्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन बीइंग वेरी एक्सपेंसिव। अगर बहुत एक्सपेंसिव होने की वजह से प्राइवेट एजुकेशन या प्राइवेट हेल्थ, उसमें क्या हो रहा है, जो रिच हो रहा है वो रिच तो पढ़ा ले पा रहे हैं, जो अमीर आदमी वो पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन जो गरीब आदमी वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है पैसों की वजह से, है कि नहीं। तो देयर इज ऑलमोस्ट अ ड्रॉट इन अ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर द पुअर। इसीलिए एक बोला गया सूखा के रूप में है कि कोई गरीब अगर पढ़ना चाहे अच्छे इंस्टीट्यूट में तो वो नहीं पढ़ पाता। तो गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा सा नज़र डालकर चलना चाहिए। तो आई होप सो ये भी चीज़ क्लियर होगा। फिर लास्टली आता है क्या, एक ये द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन, कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रहा है एजुकेशन पर, तो 6% करना चाहिए भारत सरकार को एक्सपेंडिचर, जो अभी 4 और 5% किया जा रहा है इनके द्वारा। तो अगर ये 6% अगर भारत सरकार करेगी, तब जो गैप है वो थोड़ा सा कम हो पाएगा एजुकेशन, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन, और वो कहाँ से हो सकता है, बजटरी पॉलिसी के थ्रू। बजट में आप हर साल आप बढ़ाते जाइए ताकि वो एक्सपेंडिचर बढ़ता जाए। तो गिवन दिस फैक्ट इट इंडिकेट्स दैट एजुकेशन लेवल हैज़ फेल्ड टू रीच द मासेस। लेकिन अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा कि एजुकेशन जितने लोगों तक पहुंचना चाहिए था उतने लोगों तक नहीं पहुंचा। छोटे बच्चों तक तो पहुंच गया 1 से 8 साल तक, लेकिन उसके बाद जो इन्हांसमेंट होता है, करियर बिल्डिंग वाला जो कोर्सेज होता है, वोकेशनल कोर्सेज होता है, वहाँ पर सही तरीके से नहीं कर पाए। तो ये एक विशियस साइकिल है कि इलिटरेसी ब्रीडिंग पॉवर्टी, की इलिटरेसी की वजह से क्या हो रहा है, तो गरीबी बढ़ रहा है, और गरीबी की वजह से पॉवर्टी ब्रीडिंग इलिटरेसी, क्या गरीबी की वजह से फिर इलिटरेसी आ रहा है। तो ये एक चक्र है जिसमें एक फंसता चला जाता है लोग। तो ये चीज़ भारत सरकार को देखकर चलना होगा। तो आई होप सो आप लोगों को मज़ा आया होगा और बहुत चीज़ सीखने को मिला होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। तो हम